वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 7 मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी, इसमें लेजर पार्ट हो चुका है। अब इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स यानी फाइबर ऑप्टिक्स का परिचय, इसमें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। और नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन एंड पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कोर क्लैडिंग जैकेट। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, इसको IC यानी C यहाँ क्रिटिकल है, क्रिटिकल का C लिया गया है, तो IC क्रिटिकल एंगल, एंड इसको थीटा C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ किताबों में थीटा C से, कुछ किताबों में IC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ IC सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्रिटिकल एंगल को। हम जानते हैं ए रे ऑफ लाइट goes to rarer medium when a ray of light goes to rarer medium from a denser medium. When a ray of light goes from denser to rarer medium, our ray is going from denser glass to rarer medium air. It bends away from normal. It bends away from normal. Its value if value of angle of incidence is further increased, if value of angle of incidence, this angle is further increased, then we find such particular angle of incidence for which our refracted ray becomes perpendicular to normal, that is our refracted ray refracted at angle 90 degree. If value of angle of incidence is further increased, then a stage comes in which value of refracted angle becomes 90 degree. Value of refracted angle is 90 degree. This angle of incidence is called critical angle. यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये हमारा सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह यानी अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हमारी अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा, तो R हमारा बड़ा एंगल होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं, ये आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण, ये जो हमारा अपवर्तन कोण है, इसका मान 90 डिग्री हो जाता है। तो इस केस में इस पर्टिकुलर खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यह अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। तो यह आपतन कोण, ये जो खास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टेड रे इज एट 90 डिग्री। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण की सिचुएशन में एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण पर आपतन की दशा में जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस IC के बराबर है, तो इस दशा में स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ sin I अपॉन sin 90, sin I अपॉन sin 90 डिग्री इक्वल टू N2 अपॉन N1।
तो ये हम लिखेंगे N2 अपान N1 इक्वल टू साइन IC अपान साइन 90 डिग्री। इस तरह से साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया और ये हमारा साइन IC कितना हो गया, साइन IC इक्वल टू N2 अपान N1 यानी 1 N2। तो ये N2 और N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और 1 N2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो ये हमारा आ गया 1 अपान साइन C, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये आ जाएगा N1 अपान N2 और फिर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 1 अपान साइन C इक्वल टू, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N1 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1 विथ रेस्पेक्ट टू N2 यानी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो इस तरह से हमारे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। अब हम कुछ कॉम्बिनेशन की बात करें। कुछ फॉर ग्लास यानी कांच के लिए 2N1 यानी कांच का अपवर्तनांक विथ रेस्पेक्ट टू एयर 3/2 लेंगे 1.5। तो ये वैल्यू रखेंगे हम अपने फार्मूले में, तो यहां हम 3/2 रखेंगे तो साइन IC इक्वल टू 2/3 हो जाएगा इनवर्स इसका। तो 2/3 इस तरह से IC इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 ये लगभग 41.8 डिग्रीज आता है, तो यानी 42 डिग्रीज यानी 42 डिग्री के लगभग हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ऐसे कांच जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है यानी 1.5 है तो उसमें क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। अगर ये कांच विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हम बात करें ग्लास की तो WNG यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ये होता है 9/8 9/8। इस वैल्यू को हम अगर यहां रखेंगे 9/8 साइन IC इक्वल टू 8/9 साइन इनवर्स IC इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9 तो ये 62.7 डिग्री। तो ये इस तरह से हमारा क्रिटिकल एंगल होता है क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे होती है यानी अपवर्तित किरण वो 90 डिग्री पर होती है अभिलंब से। क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ मीडियम यानी मीडियम 1 मीडियम 2 दोनों पर निर्भर करता है। क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन चीजों पर हमारा क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR शॉर्ट में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम becomes greater than critical angle यानी angle of incidence is greater than critical angle then light is reflected internally in denser medium then refraction could not take place but light is reflected internally in denser medium this is called total internal reflection। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है अर्थात प्रकाश का पूर्ण रूप से सघन माध्यम में परावर्तन हो जाता है। तो इस केस में हमारा जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तित न होकर उसी माध्यम में सघन माध्यम में पूरी तरह से परावर्तित हो जाती है और जो रिफ्लेक्शन की यह घटना हो रही है यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो इस तरह से हमारी रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हुई है। ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम। तो सघन माध्यम में
क्रांतिक कोण से ज्यादा एंगल पर हम अगर रे को डालेंगे अपने नॉर्मल से, तो रे अब चूंकि क्रांतिक कोण पर 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है, इससे ज्यादा एंगल पर डालेंगे तो रे अब रिफ्रैक्ट यानी अपवर्तित ना होके परावर्तित होने लगती है। तो हमारी जो रे है वो पूरी तरह से उसी सघन माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है या परावर्तित हो जाएगी, और इसमें रे का कोई भी पार्ट इधर यानी रिफ्रैक्ट नहीं होगा यानी अपवर्तित नहीं होगा। पूरी तरह से रे हमारी परावर्तित हो जाती है। चूंकि ये इसी मीडियम में हो रही है इंटरनली, तो इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है और साथ ही साथ इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस घटना को कहते हैं। इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड पार्शियली, यानी दर्पण से परावर्तन में दर्पण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो जब भी परावर्तन की घटना होती है मिरर द्वारा, वहां पर प्रकाश ऊर्जा थोड़ी बहुत मात्रा में अवशोषित हो जाती है। while in total internal reflection, while in TIR no light energy is absorbed by denser medium, no light energy is absorbed by denser medium, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन माध्यम द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या TIR कहते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन TIR, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन TIR, यानी TIR में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। तो इस तरह से दर्पण से जो परावर्तन होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा की कुछ मात्रा अवशोषित कर ली जाती है दर्पण द्वारा, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन माध्यम द्वारा प्रकाश ऊर्जा का कोई भाग अवशोषित नहीं होता, यानी पूरी तरह से ये परावर्तित हो जाता है। तो ये इसीलिए पूरी तरह से परावर्तित होने के कारण हमारा जो ये घटना हो रही है इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, शॉर्ट में TIR लिखते हैं। तो और TIR में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन TIR। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ TIR ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग इस प्रकार हैं। फिनोमिना ऑफ TIR ऑफ लाइट इज यूज्ड इन मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। This phenomena TIR is used in many optical instruments like telescope, microscope, binoculars, spectroscopes and periscopes etc. यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना TIR की घटना का उपयोग कई प्रकार के उपकरणों में होता है, जैसे दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, स्पेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप आदि में किया जाता है। प्रकाशिक उपकरण जैसे हमारे दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी है। दूरबीन दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी साइज की वस्तुओं को देखने में प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप इत्यादि में किया जाता है। हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस फिनोमिना या घटना का उपयोग करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, ब्रिलियंस ऑफ ए डायमंड इज ड्यू टू TIR, यानी हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत सारे होते हैं और उनके कारण हीरे की चमक दिखाई देती है। हीरे का शेप इस तरह से एडजस्टेड होता है कि उसमें जो क्रिटिकल एंगल है, डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है, डायमंड का चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है इसलिए क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल होता है, जो कि बहुत कम मान है। इसलिए जो भी रेज आती हैं, अधिकतर रेज वो इस एंगल से ज्यादा एंगल पर फॉल करती हैं और उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो हीरे में अधिकतर
जो रेज फॉल करती हैं वो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन उनके कई सरफेस हैं हीरे में, डायमंड में, तो उनके हर एक सरफेस से TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और इस कारण से हीरे में हमें चमक दिखाई देती है। थर्ड एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ TIR, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो कि संचार माध्यमों का बेसिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बेसिक साधन है प्रकाश को, तो ऑप्टिकल फाइबर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा। इसके बारे में और देखेंगे हम आगे, ऑप्टिकल फाइबर जब पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन, फिनोमिना ऑफ मिराज। फिनोमिना ऑफ मिराज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ TIR, यानी फिनोमिना ऑफ मिराज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ TIR, यानी मृग तृष्णा की घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर समझाया जा सकता है। मृग तृष्णा एक ऐसा ऑप्टिकल घटना है जो पानी का भ्रम पैदा करती है, तो रेगिस्तान में पानी का भ्रम पैदा करती है और एक असमान माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद यह घटना यानी मृग तृष्णा की घटना ऑब्जर्व होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले USA में यूज हुआ था, यानी अमेरिका में। ये 1976 में इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एंड ऑप्टिकल फाइबर कैन ट्रांसमिट लाइट, ऑप्टिकल फाइबर कैन ट्रांसमिट लाइट थ्रू इट विथ ए वेरी लिटिल लीकेज और लॉस थ्रू साइड वॉल्स, यानी ऑप्टिकल फाइबर से प्रकाश बहुत ही कम लीकेज या हानि के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइट वेव्स आर यूज्ड फॉर रैपिड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइट वेव्स आर यूज्ड फॉर रैपिड exchange of informations as speed of light is maximum, which is c equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना के आदान प्रदान के लिए त्वरित संचरण के लिए प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश तरंगों की चाल जो कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, अभी तक की सबसे अधिकतम चाल मापी गई है। तो सबसे तीव्र गति से चलने वाली प्रकाश की चाल यही होती है। प्रकाश के द्वारा हम संचरण कर रहे हैं, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हमारी सूचनाएं प्रकाश की गति से आ जा रही हैं, तो ये हमारा इससे संचरण की स्पीड वो बहुत अधिक या अधिकतम हो जाती है। 10 केबल which is used to carry optical signal or light, cable which is used to carry optical signal or light waves from one place to another place is called optical fiber। अतः ऑप्टिकल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जिस केबल का उपयोग होता है उसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं और उस लाइट में हम अपनी सूचना या इंफॉर्मेशन को इनकोड कर देते हैं, और लाइट जब आउटपुट स्टेशन पर मिल जाती है तो वहां से हम सूचनाओं को ग्रहण कर लेते हैं डिकोड करके। अब कंस्ट्रक्शन पार्ट पर आते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी ऑप्टिकल फाइबर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। ये 3 भाग ऑप्टिकल फाइबर के होते हैं। स्टार्ट करते हैं कोर से। कोर इज इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी कोर ऑप्टिकल फाइबर का सबसे भीतरी भाग होता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है हमारी कोर। कोर के ऊपर क्लैडिंग लगा हुआ है और क्लैडिंग के ऊपर
कोर और क्लैडिंग दोनों की सुरक्षा के लिए बेलनाकार हमारा प्लास्टिक जैकेट लगा हुआ है जो कि कोर और क्लैडिंग की सुरक्षा करता है। तो इस तरह से कोर, क्लैडिंग, जैकेट, सब कोर सबसे आंतरिक भाग, फिर इसके ऊपर क्लैडिंग लगा होता है, फिर जैकेट लगा होता है। तो कोर इज यानी कोर ऑप्टिकल फाइबर का सबसे भीतरी भाग होता है। इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर दिस सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी हमारी कोर दिस सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ ग्लास, ये ग्लास की बनी होती है। तो दिस सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ ग्लास इज थिक लाइक हेयर्स इन हेड आर। थिकनेस ऑफ कोर इज वेरी स्मॉल, इट इज ऑर्डर ऑफ थिकनेस ऑफ आवर हेयर। डायमीटर ऑफ कोर इज अबाउट 6 to 250 माइक्रोमीटर, यानी ये कोर का डायमीटर 6 to 250 माइक्रोमीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर N1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग N2, यानी स्टेप इंडेक्स फाइबर में कांच का यह बेलनाकार भाग, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में कांच का यह बेलनाकार भाग हमारा कोर सिर के बाल के व्यास के बराबर मोटा होता है। तो यानी इसका व्यास सिर बालों के व्यास के बराबर होता है, माइक्रोमीटर में होता है। कितना? 6 माइक्रोमीटर से इस कोर का व्यास 6 माइक्रोमीटर से होता है 250 माइक्रोमीटर। 6 माइक्रोमीटर से 250 माइक्रोमीटर तक होता है। ये डिपेंड करता है हम कैसा ऑप्टिकल फाइबर कंसीडर कर रहे हैं। कोर का अपवर्तनांक N1 का मान क्लैडिंग के अपवर्तनांक N2 से ज्यादा होता है। तो इस तरह से कोर का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज्यादा रखा जाता है। N1 इज ग्रेटर देन N2। कोर बनाने के लिए कांच या प्लास्टिक के मटेरियल यानी कांच के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कांच या प्लास्टिक से हमारा कोर बनाया जाता है। अब आते हैं क्लैडिंग पर। कोर के बाद जो बेलनाकार हिस्सा होता है कोर के ऊपर लगा वो क्लैडिंग कहलाता है। इट इज सिलेंड्रिकल पार्ट लोकेटेड आउटसाइड द कोर। इट इज सिलेंड्रिकल पार्ट लोकेटेड आउटसाइड द कोर। तो कोर के ऊपर हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट क्लैडिंग कहलाता है। इट्स डायमीटर इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर टू 450 माइक्रोमीटर। वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग N2 is lesser than refractive index of core N1, but difference between N1 and N2 is very small. Our N1 is greater than N2, but difference is very small. यानी क्लैडिंग कोर के बाहर एक बेलनाकार भाग होता है। क्लैडिंग कोर के बाहर एक बेलनाकार भाग होता है। इसका व्यास यानी क्लैडिंग का व्यास 10 से 450 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक N1 से काफी कम होता है, काफी नहीं थोड़ा बहुत कम होता है। और N2 इज लेसर देन N1, यानी N1 इज ग्रेटर देन N2, परंतु N1 और N2 का अंतर अत्यंत कम होता है। क्लैडिंग भी प्लास्टिक या कांच की बनाई जाती है। इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर प्योर ग्लास कोर इज सराउंडेड बाई कोएक्सल ग्लास ऑफ और प्लास्टिक क्लैडिंग ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में हमारी जो क्लैडिंग होती है वो भी सिलेंड्रिकल होता है यानी बेलनाकार होता है। और हमारे कोर और बेलनाकार क्लैडिंग कोर और क्लैडिंग दोनों की अक्ष दोनों बेलनाकार होती हैं। दोनों के अक्ष एक ही होते हैं। तो ये कोएक्सल यानी एक ही अक्ष वाले हमारे कोर और क्लैडिंग होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्लैडिंग भी प्लास्टिक या कांच का बना होता है। थर्ड पार्ट पर आते हैं हम। थर्ड पार्ट जाएंगे। कोर और क्लैडिंग हमारा यूज करने वाला पार्ट है। जैकेट बस कोर और क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, सेफ्टी के लिए, ऑप्टिकल फाइबर को मजबूत बनाने के लिए। देयर इज स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ प्लास्टिक
देयर इज स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ प्लास्टिक इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। यानी ऑप्टिकल फाइबर में कोर और क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए एक बाहरी आवरण जो कि प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक का मजबूत बाहरी आवरण लगाया जाता है। इससे हमारे जो ऑप्टिकल फाइबर है कोर क्लैडिंग का पार्ट उसकी सुरक्षा होती है। तो इस तरह से ये ऑप्टिकल फाइबर का हमारा क्रॉस सेक्शन है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सेंटर में सिलेंड्रिकल हमारे कोर हो गई, कोर के चारों ओर बेलनाकार हमारा क्लैडिंग हो गया। कोर और क्लैडिंग दोनों की एक्सिस एक ही है, तो ये कोएक्सल हो गए। और फिर इन दोनों की सुरक्षा के लिए, कोर और क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए हमारा जैकेट होता है। और इसमें ऑप्टिकल फाइबर में खास बात क्या है, हमारे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। तो कोर का अपवर्तनांक N1, क्लैडिंग का अपवर्तनांक N2, N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2। डिफरेंस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में 3 पार्ट, कोर, क्लैडिंग, जैकेट, और तीनों लगभग बेलनाकार होते हैं। कोर के ऊपर क्लैडिंग बेलनाकार रूप से लगाई जाती है, और तीसरा जैकेट होता है जो कि कोर और क्लैडिंग की सुरक्षा करता है। और कोर का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। और ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2।